अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। बेटा कल हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। आज जो हमने करना है ना वो है CRQs, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये थोड़े से ना आप यूँ समझ लें, ये होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से भी और थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं। ये आपने अच्छे से सुनना है, एक बार समझ आ जाएगी तो बेटा ये बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन देखिए, वाई डज अ हंटर एमिंग अ बर्ड इन अ ट्री मिस द टारगेट एग्जैक्टली एट द बर्ड। देखिए सवाल का ना लॉजिक समझे, वो पूछना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है एक हंटर है, शिकारी है, वो चाहता है कि मैं बर्ड को ना टारगेट करूं, ठीक है, हिट करूं, यानी उसको गिराना चाह रहा है, लेकिन उसका जो टारगेट है ना वो मिस हो जाता है। क्यों, वो ये पूछ रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, ये सपोज कर लें ये बर्ड है, सपोज कर लें, छोटा मोटा मैं बना ही लेती हूँ, ये बर्ड है, ठीक है। अब वो इसको हिट करना चाह रहा है। देखिए उसने अज्यूम क्या किया, उसने अज्यूम किया कि ये बर्ड है, ये मेरी गन है और ये बुलेट निकल रही है, और उसकी जो अजम्पशन थी वो ये थी कि मेरी बुलेट जाएगी सीधी और सीधी जाके उस बर्ड को हिट करेगी और बर्ड जो है गिर जाएगा। उसने तो यही सोचा ना, लेकिन बेटा देखें हुआ क्या, मुसलसल तो ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। अब ग्रेविटी ने कौन सा उस बुलेट पे क्या एक्ट नहीं करेगी? करेगी, बिल्कुल करेगी। बुलेट निकली तो सीधी थी, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी ने उसे अट्रैक्ट किया और उसका पाथ कन्वर्ट कर दिया, और बुलेट बेचारी कहाँ चलेगी, वो थोड़ी सी डाउनवर्ड चली गई है। और जाना कहाँ चाहिए था, जो हंटर ने सोचा हुआ था उसने चाहिए उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेट पाथ में मूव करना चाहिए था। ऐसे ही है। चले अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। The hunter misses because bullet follows a parabolic path। बेटा ये पैराबोलिक पाथ ऐसे ही होता है ना, तो देखिए ना गन का पाथ, ये बुलेट का पाथ भी थोड़ा सा पैराबोलिक हो गया। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल। आगे क्या है, while the hunter aims directly at the bird, the bullet drop vertically during फ्लाइट ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा वो एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। एक फार्मूला अगर आप चाहते हैं लिखना तो आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड। हीप कहते हैं ढेर को, एक रेत का क्या है, ढेर है। वो कह रहा है एक पर्सन जो है वो एक रेत के ढेर पे गिर गया, डज नॉट हर्ट मोर, उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी, एज कम्पेयर टू अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर। बेटा कंक्रीट वो होती है ना, बजरी जिसे बोलते हैं आप लोग, उस फ्लोर पे जो गिरा है उसको हर्ट ज़्यादा हुआ है, और जो सैंड पे गिरा ना उसको इतना हर्ट नहीं हुआ। वो कह रहा है वाई, क्यों, ऐसा क्यों है? बेटा सिंपल सा, देखिए आपने फोर्स का फार्मूला पढ़ा, डेल्टा P ओवर डेल्टा T अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लाइन टर्म ऑफ मोमेंटम, यही पढ़ा जी, बिल्कुल। देखिए इसके अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है टाइम और फोर्स का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। ऐसी अगर ये नहीं भी तो आपने इम्पल्स का भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ, F=F क्रॉस T, और आपको पता है प्रोडक्ट में रिलेशन हमेशा इन्वर्स ही होता है। इधर से देख लें चाहे इधर से देख लें, दोनों में से देख लें। देखें जो सैंड है, मैं आपको बताती हूँ, जब आप सैंड, ये सपोज कर ले सैंड है, रेत का ढेला है, जब इस पे वो बंदा गिरा है ना तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा अंदर की तरफ भी गया होगा, ऐसे ही है ना, तो वहाँ पे टाइम आपका इंक्रीज़ हो जाता है। जब अंदर गया है तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, उसका पाँव गया है, हाथ गया है, कुछ भी गया है, तो थोड़ा तो टाइम लगे ना अंदर जाने के लिए। तो बेटा टाइम इंक्रीज़ हुआ तो फोर्स कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्स है ना। और अगर फोर्स कम हो जाएगी तो फिर इम्पल्स भी तो कम हो जाएगा। इसका मतलब उसे चोट नहीं लगेगी ज़्यादा। इम्पल्स का मतलब यही हो गया ना कि उसको चोट इतनी ज़्यादा फील नहीं होगी। लेकिन कंक्रीट है, कंक्रीट बजरी जिसे आप लोग बोलते हैं, उसके ऊपर जब वो पर्सन गिरेगा, क्योंकि अब इसके अंदर नहीं धंसेगा, रेत के अंदर तो धंस सकता है, इसके अंदर धंसेगा नहीं, तो टाइम इंटरवल कम होगा। और यहाँ से देखें जब टाइम इंटरवल कम होगा तो फिर फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी, फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगा तो इम्पल्स भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे ही है बेटा, अब इसको रीड आउट कर लेते हैं। द पर्सन फॉलिंग ऑन अ सैंड इज लेस हर्ट बिकॉज सैंड इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, ऐसे ही, एंड रिड्यूसेस फोर्सेस। यही बात बताइए मैंने आपको। आगे क्या है, आप इसका फॉर्मूला यूज़ कर लें। कंक्रीट फ्लोर डज नॉट कंप्रेस नहीं ना हो सकता,
सो इम्पैक्ट इज मोर सडन एंड फोर्सफुल। ओके हो गया जी। आगे आते हैं, स्टेट द कंडीशन अंडर विच बर्ड फ्लाई इन एयर। आपने मुझे वो कंडीशंस बतानी है जिसमें बर्ड जो है हवा में उड़ सकता है। सिर्फ एक मेन कंडीशन है और वो क्या है, अपवर्ड लिफ्ट फोर्स। ठीक है, आपने क्या कहना है, आपने कहना है उनका जो अपवर्ड लिफ्ट है ना उसको होना चाहिए ज़्यादा उनके वेट से, या फिर यूँ कह ले जो उनके विंग्स है ना, देखिए ये वाले जो विंग वो क्या करते हैं, फ्लैप करते हैं बेटा। फ्लैप का मतलब क्या हो गया, फड़फड़ाना जिसे आप कहते हैं ना। वो क्या कहते हैं, देखिए ये सपोज कर ले पर है, ये परिंदा है और ये दो इसके पर है। वो क्या करते हैं, अपने परों को ना नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोशन करवाते हैं, या यूँ कह ले हवा को नीचे की तरफ पुश करते हैं। बेटा अब आपको पता है कि न्यूटन के लॉज हर जगह एप्लीकेबल हैं। अगर आप बर्ड ने अपने विंग से डाउनवर्ड मोशन की है तो क्या आपको नहीं लगता हवा भी बदले में कोई ना कोई मोशन करेगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो वो क्या करेगा, अपवर्ड मोशन करेगा। इन्होंने की डाउनवर्ड मोशन, उन्होंने की अपवर्ड मोशन, और अपवर्ड मोशन की वजह से बर्ड ऊपर 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 चलता ही जाएगा, फ्लाई होता ही जाएगा। तो देखिए पहली स्टेटमेंट, बर्ड फ्लैप विंग टू पुश एयर डाउनवर्ड, एयर को क्या किया, डाउनवर्ड पुश किया, क्रिएटिंग लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब है अपवर्ड मोशन होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक हो गया। आप दूसरा पॉइंट ये भी बता सकते हैं, फ्लैपिंग की वजह से हुआ है ना। बर्ड कैन फ्लाई बाय जनरेटिंग सफिशिएंट लिफ्ट एंड थर्स्ट। लिफ्ट और थर्स्ट का मतलब यही हो गया ना कि अपवर्ड मोशन, विच आर अचीव थ्रू फ्लैपिंग दियर विंग। ये किस वजह से हुआ, उन्होंने जो अपने विंग्स को फ्लैप किया उस वजह से हुआ, फड़फड़ाए हैं जो। ठीक हो गया। आगे देखते हैं, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस का मतलब है वो हालात बताएं, वो सिचुएशंस बताएं, फॉर विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ व्हीकल आर। क्या आपने वो कंडीशन बतानी है जब v तो ज़ीरो हो जाए, यानी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो। बेटा देखें ना, वेलोसिटी ज़ीरो कब हो सकती है, जब गाड़ी असल में ना सडन ब्रेक जब अप्लाई करते हैं ना, ब्रेक्स, तो देखें उस टाइम गाड़ी चल थोड़ी रही होती है, वेलोसिटी एकदम से ज़ीरो हो जाती है। लेकिन इंजन ऑन होता है, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता है ना। तो आपने कहना है व्हेन सडन ब्रेक्स अप्लाइड द व्हीकल स्टॉप्स देन वेलोसिटी इज ज़ीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट ज़ीरो। दूसरा पॉइंट देखते हैं, उसे क्या एक्सेलरेशन अब ज़ीरो हो, कोई ऐसा केस बताओ जिसमें एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो ना हो। तो बेटा देखिए एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, वेलोसिटी ज़ीरो ना हो। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिंपल है, VF माइनस VI/T। सपोज करें कोई गाड़ी है और वो जो वेलोसिटी है ना 3 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 3 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी भी 3 मीटर पर सेकंड है। तो देखिए फाइनल भी 3, इनिशियल भी 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 0/T। तो एक्सेलरेशन क्या बना, 0। यानी वेलोसिटी तो थी लेकिन एक्सेलरेशन नहीं था। कब, जब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सेम थी, या आप यूँ कह लें जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई बॉडी मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। थर्ड केस है, वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर हो ये दोनों एक दूसरे के, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपने कहना है जब ये मोशन कर रही होंगी अलोंग अ सर्कल या अलोंग अ सर्कुलर पाथ। देखिए फिर होगा क्या, ये सर्कुलर पाथ है, एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड इट्स सेंटर होगा और वेलोसिटी जहाँ जाना चाहती है लॉन्ग टेंजेंट कह लें। ठीक हो गया। तो जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो या फिर यूँ कह लें जब ये सर्कुलर ट्रैक में मूव करेंगे तब ये क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ऐसे ही है जी। बेटा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब ब्रीफली इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्ट। वो कह रहे हैं अगर रेजिस्टेंस आ जाए, फ्रिक्शन आ जाए, यानी कुछ रुकावटें आ जाएं, ठीक हो गया, अगर ये रुकावटें आ जाती हैं कोई भी, तो आप मुझे बताएं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम हाइट पे क्या इफ़ेक्ट होगा। देखिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ,
अगर गाड़ी चल रही है ना सड़क पे अकेली, खुला रोड है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको पता है मैं फ़ौरन से यहाँ पहुँच जाऊँगी, है ना। लेकिन यहीं पे रश हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, ज़्यादा सारी गाड़ियाँ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो आपको पता है यही सफ़र ना मुझे 3 घंटे भी लग सकते हैं, मुझे पूरा दिन भी लग सकता है इसमें। ऐसे ही है ना। तो कभी भी जब रुकावटें आती हैं तो टाइम, मतलब आपका जो असम्पशन है, जिस असम्पशन से आप जा रहे थे कि मैं तो 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। ऐसे ही है। तो देखिए ना, अब रास्ते में जब कुछ नहीं था तो देखिए मेरा जो प्रोजेक्टाइल है वो कैसे अपवर्ड मोशन के साथ कितनी दूर तक गया। लेकिन यही रास्ते में डस्ट पार्टिकल आते, फ्रिक्शन आती, रुकावटें आती, तो जाहिर सी बात है इन्होंने उनसे भी लड़ना था, है ना। और फिर जाहिर सी बात है इनका टाइम और हाइट, रेंज और हाइट दोनों मिनिमम हो जानी थी या डिक्रीज हो जानी थी। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये देखिए क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि पीछे आके गिरा है, पहले आगे जाके गिरा था जब फ्रिक्शन नहीं थी, लेकिन जब फ्रिक्शन आई तो ये थोड़ा पीछे गिरा है। इसका मतलब है रेंज रिड्यूस हो गई है। और हाइट भी देख ले, हाइट पहले यहाँ तक थी, है ना, लेकिन जब फ्रिक्शन आ गई तो हाइट छोटी हो गई है। तो आपने दोनों केसेस में बताना है, चाहे हाइट है चाहे रेंज है, आपका एयर रेजिस्टेंस की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस रिड्यूसिस बोथ रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक हो गया। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ये सेम ही वर्डिंग लिखी हुई है। ठीक है, ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज़।